दोस्तों, आज देखेंगे कि गरीबी क्या होती है और गरीबी के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई देश गरीब है और दूसरा देश कोई अमीर है। तो ये भी देखेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे गरीब है, उसे क्यों गरीब कहते हैं। आप जैसे देखते हैं कोई देश को किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, उसके पास जूते नहीं हैं पहनने के, तो आप उसे गरीब कहते हैं। क्योंकि उसकी कुछ बुनियादी आवश्यकताएँ जो होती हैं उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आप उसे गरीब कहते हैं। तो आज देखेंगे कि गरीब किसे कहते हैं और अमीर किसे कहते हैं, और उन पे जो आय विषमता होती है उसको भी देखेंगे और गरीबी के प्रकार देखेंगे। तो आइए, और चैनल आपको अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित सबसे ऑथेंटिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आज देखेंगे कि गरीबी क्या है और गरीबी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो देखिए जो मनुष्य की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, बेसिक जो बेसिक जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स, वो जब फुलफिल नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति, वो जब पूरी नहीं कर पाता है तो उसे ही गरीब कहते हैं। अगर हिंदी में देखें तो जब बुनियादी जब बुनियादी 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 का मतलब होता है कि आवश्यक वस्तुएं, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया और मकान हो गया। इन चीज़ों को जब पूरा कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसे हम गरीब कहते हैं, और इसे यदि पूरा कर पाता है तो उसे हम अमीर कहते हैं। लेकिन ये दोस्तों देखो, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पहले जो ये साइकिल थी, तो यहाँ भारत में पहले अमीरों का सूचक थी और वही चीन में गरीबों का सूचक। तो अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड होते हैं। तो ये अपने देश की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो बुनियादी आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को आवश्यकताओं को पूरा पूरा नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है तो उसे ही हम गरीब कहते हैं। अब देखिए, ये गरीबी हो गई। अब देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रकार की बात करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे, यानी इसको हिंदी में देखेंगे तो क्या होगा, गरीबी के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके। फिर उसके देखेंगे उसके मापदंड कौन कौन से होते हैं, उसे कैसे मापा जाता है। तो इसको देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहला होता है रिलेटिव पावर्टी रिलेटिव पावर्टी हो गया। और दूसरा देखेंगे कि ये होता है एब्सोल्यूट पावर्टी। इसी को हिंदी में देखें तो ये होता है सापेक्ष गरीबी, और इसको हिंदी में देखेंगे तो ये होता है निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। निरपेक्ष गरीबी। तो अब देखिए, इसके दो प्रकार हो गए गरीबी के। एक है सापेक्ष गरीबी और एक है निरपेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी क्या होती है और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, अब इसके बारे में हम डिटेल से देखें अभी। तब तक इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के बेस से। अब देखेंगे कि ये सापेक्ष गरीबी क्या होती है। सापेक्ष गरीबी क्या होती है। जो देखिए, ये तो जो सापेक्ष गरीबी होती है ये आय विषमता को दर्शाती है। आय विषमता को बताया करती है कि यदि मान लीजिए कि मैं हूँ और आप हैं, और मेरे पास पैसा ज़्यादा है और आपके पास पैसा कम है, लेकिन मेरी अपेक्षा आपके पास कम है, और कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके जो आप हैं उसके पास, तो आपके पास जो पैसा है तो आपसे उसके पास कम है, तीसरे व्यक्ति के पास आपसे भी कम है।
सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरे पास हो गया, दूसरे नंबर में आपके पास और सबसे कम तीसरे वाले के हो गया। तो मेरी अपेक्षा आप गरीब माने जाएंगे। ये होती है आय विषमता। तो ये आय विषमता होती है। अब इसको इसको देखेंगे कि यही सापेक्ष गरीबी होती है। अब इसके मापदंड के बारे में भी देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आय विषमता को दर्शाती है। आय विषमता, आय विषमता को बताती है। यानी कि देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक के पास कम पैसा है और एक के पास ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है, तो ज़्यादा से कम वाले के पास, उसको जिसके पास कम है उसको गरीब माना जाएगा, उसकी अपेक्षा जिसके पास ज़्यादा है उसकी अपेक्षा वो कम वाले को गरीब माना जाएगा। तो ये आय विषमता हो गई। यानी कि जिसके पास कम पैसा है वो गरीब माना जाएगा और जिसके पास ज़्यादा है वो अमीर माना जाएगा। तो इस हिसाब से ये सापेक्ष गरीबी, इसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। और इसके अब देखेंगे कि इसके मापदंड कौन कौन से होते हैं। तो मापदंड की बात करेंगे। मापदंड, इसको कैसे मापते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो इसके दो मापदंड होते हैं, दो। पहला होता है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र विधि, लॉरेंज वक्र विधि। इसे को इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, लॉरेंज कर्व मेथड, लॉरेंज कर्व मेथड। और यही दूसरा होता है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट मेथड, गिनी कोफिशिएंट मेथड, यानी गिनी गुणांक विधि। क्या होगा दोस्तों, गिनी गुणांक विधि। तो अभी आपने देखा कि ये सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं और इसके अभी मापदंड कौन कौन से होते हैं। तो इसके मापदंड होते हैं, एक होता है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा होता है गिनी गुणांक विधि। अब देखेंगे कि लॉरेंज वक्र विधि में क्या होता है और गिनी गुणांक विधि में क्या होता है। तो अभी इससे पहले अब देखेंगे कि ये सापेक्ष गरीबी हो गई। अब इससे पहले देखेंगे कि ये निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, उसको देख लेते हैं, फिर इसकी मापदंड की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। लिखते जाइएगा, ये एग्ज़ाम और विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। देखिए, सापेक्ष गरीबी क्या थी, उसमें था कि जैसे आपके पास ज़्यादा रुपए है और मेरे पास कम है, तो आपके अपेक्षा मैं गरीब माना जाऊंगा। ये होता है उसमें, वो सापेक्ष गरीबी होती है, ठीक है। अब आता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में होता है कि जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और जो स्वास्थ्य होता है, ये अगर आप पूरा फुलफिल कर पा रहे हैं तो ये आप अमीर माने जाएंगे। अगर यही नहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब माने जाएंगे, ठीक है। तो जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं, आवश्यकताओं कर लीजिए, आवश्यकताओं को का पूरा ना हो पाना, बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा ना हो पाना ही ये निरपेक्ष गरीबी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा ना हो पाना ही ये निरपेक्ष गरीबी मानी जाएगी। अभी देखेंगे कि इसके कौन कौन से मापदंड होते हैं और ये इसमें जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे ये जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, ये जैसे सुरक्षित पेयजल हो गया, भोजन हो गया और स्वास्थ्य हो गया, मकान हो गया। ये जो बुनियादी आवश्यकताएं, ये इन्हीं को कहते हैं। ज़्यादातर बुनियादी आवश्यकताएं यही होती हैं। जो बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा ना हो पाना है ये निरपेक्ष गरीबी मानी जाएगी। अब इसकी बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मापदंड होते हैं।
इसके बाद वही कि चलेंगे सापेक्ष गरीबी के मापदंड के बारे में, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे कि ये इसको कैसे मापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी को अब देखेंगे कि देखिए अभी एक जो वो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले भारत में गरीबी के मापदंड के लिए जो प्रयोग किया गया था, गरीबी मापदंड के लिए जो प्रयोग किया गया था उस निरपेक्ष गरीबी मापदंड का ही उसमें प्रयोग किया गया था। निरपेक्ष गरीबी मापदंड का ही इसमें भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो वो किया था आर वार्ड ने। कब किया था? तो ये 1945 में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले भारत में निरपेक्ष गरीबी मापदंड का प्रयोग किया था किसने? आर वार्ड ने। कब किया था? 1945 में। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। निरपेक्ष गरीबी के कौन कौन से वो होते हैं, उसमें मापदंड देखेंगे कि मापदंड कौन कौन से हैं। मापदंड निरपेक्ष गरीबी के हैं, ये निरपेक्ष गरीबी के हैं। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी के इसमें जो मापदंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो मापदंड होते हैं सापेक्ष गरीबी के आपने देखा था कि दो होते हैं, और इसमें निरपेक्ष गरीबी के भी दो होते हैं। एक होता है कैलोरी ऊर्जा विधि। दूसरा होता है प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि, या इसे व्यय विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि, या इसे व्यय विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए निरपेक्ष गरीबी के दो मापदंड होते हैं। एक होता है कैलोरी ऊर्जा विधि और दूसरा होता है प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि, या इसे व्यय विधि के नाम से भी जानते हैं। अभी देखेंगे कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। अभी देखेंगे कि सापेक्ष गरीबी जो मापदंड थे उसको चित्र की सहायता से स्पष्टीकरण किया जाएगा। उसको देखिए बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो देखिए उसे सापेक्ष गरीबी में आते हैं। अब सापेक्ष गरीबी में आपने देखा था कि उसमें एक होता है लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा होता है गिनी गुणांक। एक होता है लॉरेंज वक्र और दूसरा होता है गिनी गुणांक विधि। अब सबसे पहले इसको देखेंगे कि लॉरेंज वक्र विधि क्या होती है। लॉरेंज वक्र विधि, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? मैक्स ओ लॉरेंज ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था। और वो भी कब किया था? तो ये 1905 में। तो सबसे पहले प्रोफेसर मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में लॉरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन किया था। अब इसको इस चित्र की सहायता से देखेंगे कि ये लॉरेंज वक्र विधि क्या होती है। इसे कैसे स्पष्ट किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई अमीर है, या कोई देश गरीब है या कोई अमीर है। ठीक है, तो इसको चित्र की सहायता से अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको अभी मिटा दे रहे हैं। अब इसको चित्र की सहायता से देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ये हो गया, ये देखिए इसको ये मत 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे x मान लेते हैं, और यहाँ पे y मान लेते हैं। देखिए जो ये लॉरेंज वक्र है, मैक्स और लॉरेंज ने जो
इसके ओरिजिन लिए थे, उसके इसके 2 ओरिजिन लिए थे उन्होंने। कौन कौन से थे? एक तो पहले यहाँ पे, एक सभी नहीं मानेंगे, पहले यहाँ पे एक ओरिजिन यहाँ पे लिया था उन्होंने, और एक ओरिजिन यहाँ पे लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नेशनल इनकम को दिखाया जा रहा है। नेशनल 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 इनकम को नेशनल इनकम को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो राष्ट्रीय आय जो प्राप्त करता है तो उनको दिखाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय आय को ये प्राप्त करता होगा, प्राप्त करता। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये राष्ट्रीय आय 20% हो गई, यहाँ पे 40 हो गई, यहाँ पे 60 हो गई, यहाँ पे 80 हो गई, और यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20 20 40 60 80 और ये 100 हो गया। तो ये इस ओरिजिन को लेंगे, यहाँ पे नेशनल इनकम है तो यहाँ पे 20 40 60 और 80 और 100। अब देखेंगे कि इस ओरिजिन से, अब देखेंगे कि इस ओरिजिन से अब ये जो प्राप्त करता है तो यहाँ से ये 20 हो गया, ये 40% लोग हो गए, ये 60% हो गए, और ये 80%, और यहाँ पे ये 100% हो गए। ठीक है, तो ये 20%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%, और यहाँ पे 80% और यहाँ पे ये 100% हो गए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कोई जैसे इकोनॉमी है, उसमें आय विषमता किस प्रकार से है। लॉरेंज वक्र यही बताता है कि किसी इकोनॉमी में आय विषमता किस प्रकार से है। अगर कोई पूछे कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, तो उसमें आप बताएंगे कि लॉरेंज वक्र आय विषमता को दर्शाता है। ठीक है, कोई इकोनॉमी में कितने व्यक्तियों के पास कितनी इनकम है, 20% लोगों के पास कितनी इनकम है, या फिर कह सकते हैं कि 60% इनकम कितने परसेंट व्यक्तियों के पास है। तो ये सब लॉरेंज वक्र बताता है। इसमें अभी देखेंगे, देखिए मान लीजिए कि अभी 20% इनकम है, जो 20% इनकम है वो 20% लोगों के पास है। जो 20% इनकम है वो 20% लोगों के पास हो गई। अब ये जो 60% इनकम है वो 60% लोगों के पास है। 60% इनकम 60% लोगों के पास है। ये जो अब 80% इनकम है 80% लोगों के पास है। 80% इनकम 80% लोगों के पास है। और 100% लोगों के पास है। 40% लोगों के पास है। तो देखिए ये 20% इनकम है, ये जो इनकम है 20% इनकम है, तो ये 20% लोगों के पास है। ये बराबर हो गया। मतलब जैसे कोई ऐसा तो है नहीं है कि ज़्यादा इनकम एक व्यक्ति के पास हो और थोड़ी सी इनकम ज़्यादा व्यक्तियों के पास हो, ऐसा तो है नहीं है। 20% इनकम है जो, तो 20% लोगों के पास है। 60% इनकम है तो 60% लोगों के पास है। और जो 80% इनकम है तो वो 80% लोगों के पास है। ठीक है, इस प्रकार से आय विषमता एक भी यहाँ पे नहीं मानी जाएगी कि एक भी अब आय विषमता है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों के पास तो सभी आय बराबर है पूरी। तो यहाँ से ये जो लाइन खींचेगी, ये लाइन, इसे कहते हैं PEL। PEL इसका फुल फॉर्म होता है परफेक्ट इक्वल लाइन। परफेक्ट इक्वल लाइन यानी कि पूर्ण समता रेखा, यानी कि सभी व्यक्तियों के पास समान आय है, तो इसमें कोई विषमता नहीं है। तो ये परफेक्ट इक्वल लाइन हो गई। अब ये कैसे जाने कि ये 60% इनकम अगर कुछ व्यक्तियों के पास है और 80% इनकम एक ही व्यक्ति के पास है, तो ये कैसे जाने कि कोई देश बहुत ही गरीब है और कोई अमीर है। तो इसको अभी देखते हैं। अब ये मान लीजिए, इसको मिटा दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि 20% जो इनकम है, ये इनकम है जो 20% जो इनकम है, ये इनकम है, यहाँ पे इनकम दिखाया गया है और यहाँ पे ये प्राप्त करता है। तो ये जो 20% इनकम है वो 80% लोगों के पास है। मान लीजिए ये जो 20% इनकम है वो 80% लोगों के पास है। और ये जो 40% इनकम है वो 20% लोगों के पास है। ठीक है, या फिर इस तरह से देख सकते हैं। देखिए जैसे ये एक ये हो गया लॉरेंज वक्र, ये दूसरा लॉरेंज वक्र हो गया, और ये जो है
ये तीसरा लॉरेंज वक्र हो गया, ये तीसरा लॉरेंज वक्र हो गया। अब देखिए, ये नंबर 1 डाल लेते हैं, इसमें 2 डाल लेते हैं और ये 3 डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ये पहला देश है और ये दूसरा देश है और ये तीसरा देश है, इसमें नंबर डाल दिया गया है। इसमें देखिए, ये जो 20% इनकम है, तो ये जो पहला वाला देश है तो 20% इनकम है, तो ये 20% लोगों के पास है। और इस प्रकार से देखेंगे कि ये 20% जो इनकम है तो 20% लोगों के पास है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 20% जो इनकम है तो 20% लोगों के पास है, मतलब अभी एक भी क्षमता नहीं है। अब आगे भी देखते हैं कि ये जो, अब देखिए, जो ये 60% इनकम है, तो ये देखिए, ये यहाँ से आता है, ये 75% 65% लोगों के पास है। और ये जो 40% इनकम है, ये 40% इनकम है, ये देखिए, ये कितने कितने लोगों के पास है, 55 लोगों के पास है, 55% लोगों के पास है। तो ये आय विषमता कुछ इसमें है। अभी इसमें देखने को मिल रहा है कि पहला जो देश है इसमें कुछ आय विषमता है। अब इसको पहले वाले को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको पहले वाले को अब मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे दूसरे वाले को, इसमें तो पता चल गया कि पहला वाला जो देश है इसमें कुछ आय विषमता है अभी, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है जितना दूसरे और तीसरे में है। तो अभी दूसरे और तीसरे के बारे में भी देख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे की क्या स्थिति है पहले वाले की अपेक्षा, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरे और तीसरे वाले को भी देखेंगे। दूसरा वाला जो है ये, तो इसकी जो 20% इनकम है, ये 20% लोग हैं जो, ये इनके पास कितनी इनकम है, ये 10% इनकम है। ये देखिए, यहाँ पे जो 20% जो ये प्राप्त करता है, ये जो जनसंख्या है, इनके पास कितनी इनकम है, ये 10% लोगों के पास है। और जो ये 40% जो इनकम है, 40%, ये यहाँ नहीं, सॉरी, 40% जो लोग हैं उनके पास कितनी इनकम है, उनके पास है 25%, 25% है। देखिए, ये 40% जो लोग हैं उनके पास कितनी इनकम है, 25% है, 25% है। अब ये जो, ये देखिए, अब 60% है जो, 60%, 60% जो लोग हैं उनके पास कितनी है, 50% इनकम है। तो इसमें आय विषमता कुछ उनकी अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि उनके, देखिए, जो पहला था तो इसमें 20% इनकम 20% लोगों के पास थी, उसमें तो कुछ आय विषमता कुछ कम थी। लेकिन इसमें जो है तो 20% जो लोग हैं उनके पास 10% है। बाकी जो देखिए, ये 80% है, ये 80% है, ये 90% लोगों के पास है। तो ये देखिए, आय विषमता इसमें कुछ ज़्यादा है। और अभी तीसरे वाले को भी देखेंगे तो इसको इसको देखिए, अभी इसको मिटा दे रहा है, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है अभी ज़्यादा, तो इसको मिटा दे रहा है, अभी शुरू से इसको समझाएंगे। देखिए, ये जो 20, 40, 60, 80, यहाँ पे लिखेंगे नेशनल इनकम है 20, 40, 60, 80, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि इसमें आय विषमता कितनी है। ये हो गया परफेक्ट इक्वल लाइन, यानी PEL रेखा। तो अभी ये देखिए, अब ये देखिए कि ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला है जैसे। तो इसमें देखिए, ये जो 40% इनकम है यहाँ पे, नेशनल इनकम है, ये प्राप्त करता है रिसीवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो 40% नेशनल इनकम है, ये 40% है ना, ये 40% नेशनल इनकम है, तो ये कितने परसेंट लोगों के पास है, ये 90% लोगों के पास है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आय विषमता ज़्यादा है ना, क्योंकि 40% जो इनकम है वो 90% लोगों के पास है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो 20% इनकम है, 20%, सॉरी, 20% जो इनकम है वो देखिए 80% लोगों के पास है। और यहाँ पे जो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो 100% इनकम है वो एक ही व्यक्ति के पास है, या फिर 2-4 व्यक्तियों को मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 100 है, तो यहाँ पे जो 100% है, तो ये लाइन यहाँ पे जाके जुड़ गई है ना। ये देखिए, ये वाली जो है, ये वाली तो ये हो गई, और ये जो लाइन गई है यहाँ पे सीधा मिल गई है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के पास 100% इनकम है, तो इसमें आय विषमता ज़्यादा है। इस प्रकार ये लॉरेंज वक्र बताता है कि कोई इकोनॉमी में आय विषमता की क्या स्थिति है। देखिए, ये जो लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र है,
ये जो लॉरेंज वक्र है, ये आय विषमता, ये जो पीईएल रेखा है, ये पीईएल रेखा है, पीईएल पीईएल रेखा, ये जो लॉरेंज वक्र है, ये पहले का मान लीजिए और ये तीसरे का मान लीजिए। तो ये जो लॉरेंज वक्र है, ये लॉरेंज वक्र हो गया, ये पीईएल रेखा हो गई। तो ये जो लॉरेंज वक्र है, ये पीईएल रेखा के जितना दूर होगा, आय विषमता उतनी अधिक होगी। यानी इसके पीईएल रेखा के, देखिए लिख दे रहे हैं, पीईएल रेखा से जितना दूर, जितना जितना दूर होगा, जितना दूर होगा, तो उतनी ही आय विषमता, आय विषमता, आय विषमता अधिक होगी, आय विषमता उतनी ही अधिक होगी। अब इसके उल्टा कर लीजिए कि पीईएल रेखा के लॉरेंज वक्र, पीईएल रेखा ये है, पीईएल रेखा के लॉरेंज वक्र जितना पास होगा, उतनी ही आय विषमता कम होगी, यानी आय समानता ज़्यादा होगी। यदि पीईएल रेखा के कोई लॉरेंज वक्र पास में है, तो उसकी आय विषमता ज़्यादा होगी, आय विषमता बहुत कम होगी और आय समानता ज़्यादा होगी। और पीईएल रेखा के जितना दूर होगा लॉरेंज वक्र, तो उसकी आय विषमता उतनी ही अधिक होगी और आय समानता ज़्यादा होगी, आय समानता कम होगी और आय विषमता, आय समानता कम होगी और आय विषमता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पीईएल रेखा के जितना दूर होगा लॉरेंज वक्र, तो उसकी आय विषमता ज़्यादा होगी, और आय समानता कम होगी। ठीक है, तो इसको आपने देखा। अब इसके बाद देखेंगे कि गिनी गुणांक क्या है। इससे इम्पोर्टेंट है गिनी गुणांक। ये बताता है कि कोई इकोनॉमी है, जैसे उसमें आय विषमता क्या है। इसमें ये बता सकते हैं कि अगर एक देश है और दूसरा देश है, मान लीजिए हमारा ये हो गया, भारत हो गया और अमेरिका हो गया। तो ये जो लॉरेंज वक्र बताता है, लॉरेंज वक्र ये तो बता देता है कि हमारे भारत की अपेक्षा अमेरिका अमीर है या हमसे बेहतर है। ये तो बता देता है कि भारत गरीब है और वो अमीर है, तो ये तो बता देता है। लेकिन ये किस प्रकार एग्जैक्ट, किस प्रकार, क्यों ये गरीब है, कितना गरीब है, ये नहीं बता पाता है। उसमें ये तो बता देता है आय विषमता, क्योंकि ये बता देता है कि एक देश है, जैसे जैसे एक देश हो गया और दूसरा देश हो गया, तो ये बता देगा कि ये देश गरीब है और ये अमीर है। ठीक है, ये बता देगा कि ये अमीर है या ये गरीब है, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि ये क्यों गरीब है, ये कितना गरीब है, ये नहीं बता पाएगा। ये सब देखते हैं उसमें गिनी गुणांक में, वो बताता है कि एग्जैक्ट क्यों गरीब है और कितना गरीब है। तो इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है गिनी गुणांक। तो अब देखेंगे कि गिनी गुणांक क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि गिनी गुणांक क्या होता है, और उसमें देखेंगे कि निरपेक्ष गरीबी के जो मापदंड होते हैं, ऊर्जा कैलोरी विधि, और जो प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि होती है, वो क्या होता है, कैसे हम मापते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है और कोई अमीर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।